जय हिंद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों की लीगल एप्टीट्यूड में जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे कंपनीज एक्ट, इसकी क्लास नंबर 2 है। सो लास्ट क्लास में कंपनी लॉ क्लास नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा था। आज अपनी कंपनी लॉ की क्लास नंबर 2 है। कंपनी लॉ क्लास नंबर 2। देखो, फर्स्ट क्लास में हमने आपको सिखाया था कि सबसे पहले तो हम लोगों ने कुछ, क्योंकि अपनी फर्स्ट क्लास ही थी फॉर द न्यू बैच, तो हमने आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बताया था कि कैसे क्या होगा और किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना होगा। आई विल वंस अगेन से कि यू मस्ट हैव योर CSET prescribed book by ICSI. Apart from our book which you will be getting, you must also be having your CSET prescribed book. हम लोगों ने क्लास नंबर 1 में सीखा था कि कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ये सारी के सारी बातें कही जाती हैं इन द डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। बट वी लर्न कि कंपनीज एक्ट में इस प्रकार की डेफिनेशन नहीं दी गई है। कंपनीज एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है, इट इज अ कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट या एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। इसके फीचर्स में हम लोगों ने सीखा था कि एक कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एक कंपनी अपने मेंबर्स से अलग मानी जाती है। इसको मैनेज करने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इसके जो ओनर्स होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स। एक कंपनी स्यू कर सकती है किसी को अपने नाम पर, या इसको स्यू किया जा सकता है। अ कंपनी कैन स्यू एंड इट कैन बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। इट कैन ओन प्रॉपर्टी एंड रेज लोन इन इट्स ओन नेम, और अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने एक थियरी जाना जिसका नाम था कॉर्पोरेट वेल थियरी। कॉर्पोरेट वेल थियरी सिर्फ इतनी सी बात कहता था कि कंपनी के एक्ट्स के लिए उसके शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। सिमिलरली मेंबर्स के एक्ट के लिए कंपनी को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। इसमें हम लोगों ने सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस पढ़ा था, जिसमें सोलोमन ने अपनी प्रोप्राइटरशिप को एक कंपनी में कन्वर्ट किया था और उससे कंपनी के इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स अपने ही नाम पर ले लिए थे। बाहर के जब क्रेडिटर्स कुछ आए तो बाहर के क्रेडिटर्स ने कहा कि क्योंकि सोलोमन कंपनी का मालिक भी है, तो ऑल्दो उसके पास कंपनी के सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, लेकिन उसको पैसा आखिरी में मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि नहीं, सोलोमन शेयर होल्डर होगा तो होगा, लेकिन यहां पर हम सोलोमन को एक सेपरेट लीगल एंटिटी के नजरिए से देखेंगे। तो कंपनी अलग है, सोलोमन अलग है, हम दोनों को सेम आई से नहीं देखेंगे। तो अगर सोलोमन के पास में सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं तो उसको वही राइट्स मिलेंगे जो कि बाकी लोगों को मिलते हैं। इसको पैसा पहले मिलेगा बाकियों के मुकाबले। फिर इसके बाद हम लोगों ने परपेचुअल सक्सेशन के बारे में सीखा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कि ये इसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मेंबर में कम और गो, लोग आ सकते हैं जा सकते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा एक लीगल वे में फॉर्म होती है, तो बंद भी एक लीगल वे में ही होगी, और उस तरीके का नाम था वाइंडिंग अप। तो बिना वाइंडिंग अप के कंपनी बंद नहीं की जा सकती है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जब तक उस नाम को राइट ऑफ या स्ट्राइक ऑफ नहीं कर देता है तब तक वो कंपनी बंद नहीं होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने सीखा था आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन की तरह इसके पास में सारे राइट्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकता है और भी चीजें, लेकिन एक नेचुरल पर्सन की तरह सारे राइट्स नहीं रखता है। जैसे कि ये किसी प्रोफेशन को प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, इसके पास वोटिंग राइट नहीं होता, इट कैन नॉट मैरी। इसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हम लोगों ने कहा था कि लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल।
जितना अनपेड शेयर कैपिटल होगा उतना ही तक के लिए लायबल है। हालांकि कुछ कंपनीज जिनको हम लोग गारंटी कंपनी कहते हैं, उस केस में जितना उसने गारंटी दिया होगा उसके लिए भी वो लायबल होगा। ठीक है। फिर हम लोगों ने लिफ्टिंग या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट सीखा था। इसमें हमने आपको सिखाया कि जब भी एक कंपनी बनाई जाती है किसी भी ऐसे पर्पस के लिए जिसमें टैक्स इवेजन करना हो, या किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए, या कंपनी को एक एजेंट के तौर पे काम करने के लिए बनाया गया है मात्र, और उसकी असल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हम लोग कंपनी के कॉर्पोरेट वेल को, कॉर्पोरेट पर्दे को लिफ्ट अप करके जो उसके पीछे के रियल कल्प्रिट है उनको हम लोग पनिश कर सकते हैं, या उसके कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को डिसरिगार्ड किया जा सकता है। हम ये नहीं मानेंगे कि कंपनी और उसके मेंबर सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल में समझाया था कि एक कंपनी बनाई गई थी धोखाधड़ी प्राइवेट लिमिटेड, और उसके अंदर में कुछ भी इलीगल एक्टिविटी किया जा रहा था, तो इस केस में कंपनी की हम क्या ही लायबिलिटी फिक्स करेंगे, हम क्या कंपनी के एसेट्स ले जाएंगे? इसके लिए तो असल में जिम्मेदार कौन था? जो उसके डायरेक्टर्स थे। तो कंपनी के डायरेक्टर्स को भी पर्सनली लायबल किया जा सकता है। यस, ऐसा हो सकता है कि अपने सेल्फ के लिए प्रॉपर्टी ओन करके उसके ओनर को गिफ्ट कर, कंपनी सेल्फ के लिए अगर ओन करके अपने ओनर को गिफ्ट कर रही है तो आप समझिए वो किस लिए गिफ्ट कर रहा है। कंपनी ऐसे ही कुछ भी गिफ्ट नहीं कर सकता, कंपनी के कई शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, या हो सकते हैं। अगर वो कर भी रहा है तो उसको कुछ ना कुछ या तो एज एन एक्सपेंस दिखाना होगा, बट देयर हैज टू बी सम जस्टिफिकेशन। और अगर उसके थ्रू आप वो गिफ्टिंग वगैरह के थ्रू आप कोई अपना इलीगल एक्टिविटी करना चाहते हैं, टैक्स बचाना चाहते हैं, जैसे हम नहीं चाहते हम अपने नाम पे कमाई दिखाएं, हम कंपनी के नाम पे दिखाना चाहते हैं, लेकिन कंपनी से हम उसको इलीगली अपने नाम पर ले रहे हैं, तो इन दैट केस जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है उसको डिसरिगार्ड किया जा सकता है और हमको पर्सनली उन टैक्सेस के लिए लायबल किया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने केसेस पढ़े थे लिफ्टिंग या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के, टैक्स इवेजन, इलीगल एक्टिविटी एंड कंपनी इज फॉर्म टू एक्ट एज एजेंट। अब हम लोग आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले बताइए यहां तक की बातें क्लियर थी? कम ऑन इन द चैट सेक्शन प्लीज कंफर्म, क्या यहां तक की बातें क्लियर थी? चलो देखो, आइए आगे देखते हैं। एक और फाइनल केस है जिसमें कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को डिसरिगार्ड किया जा सकता है। वो फाइनल केस है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द कंपनी। यहां पे आपने पॉइंट नंबर 3 तक लिखा था, इसके बाद लिखना पॉइंट नंबर 4 इसी के नीचे, टू डिटरमाइन नेचर ऑफ द कंपनी। वेदर फ्रेंड और एनिमी। कंपनी का नेचर डिटरमाइन करना, वेदर इट इज अ फ्रेंड और एनिमी। अब समझो इसको, ध्यान सुनना। हमारा एनिमी कौन माना जाता है? अगर हम कहें कि ये इंडिया है, तो इंडिया का किसी भी फॉरेन नेशन के साथ में अगर वॉर डिक्लेयर हो जाए, क्या डिक्लेयर हो जाए? वॉर डिक्लेयर हो जाए। अच्छा, आर वी एट वॉर राइट नाउ? किसी भी कंट्री के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, किसी के साथ भी वॉर में है? नहीं। वॉर डिक्लेयर करते हैं हमारे यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वॉर डिक्लेयर होना, अब अनऑफिशियली तो गोलेबारी कई बार चलती है, बट वॉर डिक्लेयर होना इज अ वेरी बिग थिंग। और जब वॉर डिक्लेयर हो जाता है तो हमारे आपस के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स खत्म हो जाते हैं। मतलब अगर आप इंडिया में रहते हैं और कोई पाकिस्तान में रहता है, एंड से फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो ना, लेकिन से फॉर एग्जाम्पल अगर वॉर डिक्लेयर हो जाए तो आप दोनों के बीच किए गए जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे सबके सब खत्म हो जाएंगे। तो कहा गया
कि अगर आप ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि आपके यहां पे कोई एक कंपनी है, ये फ्रेंड या एनिमी की डेफिनेशन में आ रही है। ये फ्रेंड कब माना जाएगा? जब या तो इसका ओनर इंडियन हो या कोई ऐसे देश का आदमी हो जो कि यानी इसको कंट्रोल करने वाला या तो इंडिया में हो या तो फिर कोई फ्रेंड नेशन हो, एनिमी ना हो। समझ रहे हो? एनिमी नहीं होना चाहिए। अगर एनिमी है तो इस कंपनी को हम लोग कोई भी राइट नहीं देंगे। ठीक है, इसको हम लोग अपने यहां पे कोई भी राइट्स नहीं देंगे अगर ये एनिमी नेशन का होगा तो से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कोई बंदा अगर हमारे यहां पे एक कंपनी फॉर्म करता है और हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर डिक्लेयर हो जाता है, तो ये कंपनी भी क्या बन जाएगी? ये कंपनी भी एक तरीके से हमारी एनिमी बन जाएगी। इसके कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स क्या हो जाएंगे? खत्म। लेकिन ऐसा जनरली नहीं होगा, तब होगा जब हमारा क्या हो जाए? वॉर डिक्लेयर हो जाए पाकिस्तान के साथ में। तो पाकिस्तान से कंट्रोल की जाने वाली सारी की सारी कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं वो भी एक तरीके से हमारे लिए एनिमी की डेफिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब समझो क्या हुआ। अगर आप ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि कंपनी का नेचर कैसा है, बोलिए क्या? कंपनी का नेचर कैसा है, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द कंपनी, तो उसके लिए भी आप कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को डिसरिगार्ड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? से फॉर एग्जाम्पल आपके देश में एक कंपनी बनाई गई, आपके देश में एक कंपनी बनाई गई, ठीक है, इंडिया में एक कंपनी बनाई गई और इस कंपनी के जो ओनर था ये एक फॉरेन कंपनी थी, मान लो से फॉर एग्जांपल चाइना की। ठीक है, किसी चाइनीज कंपनी का नाम लेना, आप में से कोई किसी चाइनीज कंपनी का नाम लेना जो शाओमी। अच्छा, शाओमी, ठीक है। अब हमने कहा कि इस शाओमी ने एक इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है, शाओमी कौन कंट्रोल कर रहा है? चाइनीज पर्सन। और ये इंडिया की कंपनी कौन कंट्रोल कर रहा है? शाओमी। ठीक है, अब अगर चाइना और इंडिया का वॉर डिक्लेयर हो जाए, चाइना और इंडिया का अगर वॉर डिक्लेयर हो जाए, तो इन्होंने क्या किया था? इंडिया में एक कंपनी बना ली थी। तो ये क्या दलील देंगे? ये कहेंगे कि भैया कॉर्पोरेट पर्सनालिटी डिफरेंट है, तुम इसको हमसे मिक्स करके क्यों देख रहे हो? तुम इंडियन कंपनी को हमारे से मिक्स करके क्यों देख रहे हो? कंपनी अलग, हम अलग, हमारे बीच में क्या है? कॉर्पोरेट वेल है। तो इन दोनों को मिक्स करके नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा वो कंपनी कहेगी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी इज डिफरेंट। बट इन सच केसेस जब आपको डिटरमाइन करना हो कि एक कंपनी आपकी फ्रेंड है, अगर हमने कहा वॉर हो गया तो वॉर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपकी फ्रेंड है या एनिमी है, तो ये डिटरमाइन करने के लिए हम इस कॉर्पोरेट वेल को डिसरिगार्ड कर देंगे और हम कहेंगे कि इसका कंट्रोल कहां पे? चाइना में, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज एनिमी। तो टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द कंपनी वेदर इट इज अ फ्रेंड और एनिमी, द कॉर्पोरेट वेल में बी डिसरिगार्डेड। ठीक है, अगर फ्रेंड रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एनिमी है तो हम लोग उसके कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को डिसरिगार्ड करके इस कंपनी को कोई भी राइट्स वगैरह नहीं देंगे, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स फिर इसको नहीं मिलेंगे। बताओ क्या ये समझ में आया? एवरीबडी इन द लाइव सेशन प्लीज कंफर्म कि आपको ये समझ में आया।
हेलो, चलो ओके, नेक्स्ट। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब समझना, अगर हम कहें, ध्यान सुनना, तो चार केसेस हो गए, फाइनली समझना, चार केसेस हो गए अपने जब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को डिसरिगार्ड किया जा सकता है। व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स इवेशन, पहला केस ये हो गया जब कंपनी टैक्स इवेशन के पर्पस के लिए बनी है। दूसरा केस जब किसी इलीगल एक्टिविटी को करने के लिए बनी है। तीसरा केस जब कंपनी को मेयरली एज एन एजेंट एक्ट करने के लिए बनाया गया है। चौथा केस जब हमको कंपनी का नेचर डिटरमाइन करना हो, वेदर इट इज फ्रेंड और एनिमी। इस चार केसेस के अंदर में कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को डिसरिगार्ड किया जा सकता है। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट, आगे सुनो। जहां पे आपने ये लिखा है वहां पर एक फेमस केस स्टडी है, मतलब जहां पे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को डिसरिगार्ड किया जाता है, इसकी एक फेमस केस स्टडी है विच इज डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। 1916 का ये केस है। कॉर्पोरेट वेल के लिए बताओ इंपॉर्टेंट केस स्टडी कौन सी थी? सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन। वैसे ही डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, ये आपका केस है फॉर द पर्पस ऑफ क्या? फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेंड और एनिमी। ठीक है, टू डिटरमाइन नेचर ऑफ कंपनी। प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोट्स। जहां पे टू डिटरमाइन नेचर ऑफ कंपनी लिखा है वहां पे इस केस स्टडी का नाम दीजिए। आपको कई बार केस स्टडी कोट करके पूछा जा सकता है कि बताइए ये किस चीज से रिलेट करता है, तो ये रिलेट करता है किस चीज से? टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ कंपनी लिफ्टिंग या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। केस स्टडी का नाम क्या है? डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। यहां पे एक जर्मन कंपनी थी, एक आई थिंक यूके कंपनी थी, यूके बेस्ड कंपनी थी, और फिर ये आपका किस्सा था वर्ल्ड वॉर वन के टाइम का। तो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे ऑलरेडी वहां पे आपके वॉर्स वगैरह चल ही रहे थे। तो हुआ यही था कि एक कंपनी, क्योंकि एक एनिमी नेशन से था, मतलब डैमलर कंपनी वाज फ्रॉम एन एनिमी नेशन, ठीक है, सो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स नहीं मिले, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको एज एन एनिमी ट्रीट किया गया। चलो नेक्स्ट, एक और लाइन है, यहां पे आप लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन, नोट्स लिख करके करिएगा। नोट, नोट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अप्लाइड to determine the residential status or the status of company, to determine the status of company in such cases. If controlled from enemy nation, तो कंपनी will be treated as enemy बस आई थिंक इतना क्लियर हो जाएगा आपके लिए।
तो यहां पे क्या अप्लाई करते हैं बताइए हम लोग? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या? कि उस कंपनी को कहां से कंट्रोल किया जा रहा है। चलो नेक्स्ट, कंपनी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर फॉर्म्स। क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है कि एक कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है? कंपनी में भी कई लोग हो सकते हैं, पार्टनरशिप में भी कई लोग हो सकते हैं। तो एक कंपनी और एक पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है? कम ऑन एवरीबॉडी प्लीज आंसर। एक कंपनी में क्या होता है? शुरुआत से ही हम लोग शुरू करते हैं। पहले बताओ, कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या कंपलसरी होता है? रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। कहां पे होता है इसका रजिस्ट्रेशन बताओ? हाँ, आरओसी में होता है। और इसका रजिस्ट्रेशन क्या कंपलसरी होता है? इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। ठीक है, कहां पे होता है इसका रजिस्ट्रेशन? विथ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। कहां पे होता है इसका रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में होता है इसका रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अब बताओ, कंपनी के केस में लिमिटेड लायबिलिटी होती है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है? इस केस में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या होता है बताओ? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अच्छा, और बताओ, कंपनी के केस में क्या सेपरेट लीगल एंटिटी रहता है? यस, लेकिन यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रहता है। लेकिन अब इस एग्जैक्ट फीचर को न लिख करके हम लोग और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पार्टनरशिप के अंदर में, वो होता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि एक पार्टनरशिप के अंदर में एक पार्टनर जो करता है उसके लिए दूसरे जिम्मेदार होता है। लेकिन कंपनी के केस में एक की एक्टिविटीज के लिए दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। मतलब द पार्टनरशिप फर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ पार्टनर्स, लेकिन कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द डायरेक्टर या शेयर होल्डर। वहां पे क्या आ जाता है? सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहां पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब हम एक दूसरे के लिए एक्टिविटी नहीं करते। यहां पे म्यूचुअल एजेंसी होती है, यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे किसी भी एक्टिविटी को कर सकता है। कंपनी के अंदर में मैनेजमेंट कौन देखता है बताओ? कंपनी में मैनेजमेंट देखने का काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। लेकिन यहां पे कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखता है? कंपनी का मैनेजमेंट देखने के लिए यहां पर होते हैं पार्टनर्स। अच्छा, एक कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? एक कंपनी में अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2, 1 पर्सन कंपनी है तो मिनिमम 1, और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 लोग चाहिए। एक पार्टनरशिप में मिनिमम कितने चाहिए? 2। एक कंपनी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अगर प्राइवेट कंपनी है तो फिर मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। अगर 1 पर्सन कंपनी है तो मिनिमम 1 ही हो सकते हैं, और अगर पब्लिक कंपनी है तो कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन यहां पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट एंड 50 एज पर कंपनीज रूल्स। तो फिर प्रैक्टिकली कितना है? 50 की लिमिट है। आप इसमें लिखिए, इसको ऐसे करके लिखिएगा 100 एज पर कंपनीज एक्ट, लेकिन कंपनीज रूल्स के हिसाब से कितना? 50। तो हम लोग क्या मान करके चलते हैं? 50। तो एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, ये आपको पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिया हुआ है। ये कहां पे दिया हुआ है बताओ? कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। तो कंपनीज रूल्स के हिसाब से लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम 100 हो सकते हैं।
तो हम लोग क्या मान करके चलते हैं 50। तो ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं किसके किसके बीच में बताइए, एक कंपनी और एक पार्टनरशिप के बीच में। ये कुछ हो गए आपके बेसिक डिफरेंसेस। बताइए क्या ये क्लियर है? कंपनीज एक्ट का नियम कौन सा है? बताओ ये किससे रेगुलेट होता है? ये रेगुलेट होता है कंपनीज एक्ट 2013 से। और ये किससे रेगुलेट होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एवरीबडी इन द लाइव सेशन प्लीज कंफर्म, क्या यहां तक क्लियर है? दिख रहा है? डन। नेक्स्ट, एक कंपनी और एलएलपी में क्या अंतर होता है? क्या आपने इसके बारे में सुना है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो होता क्या था, दिक्कत क्या हो रही थी पार्टनरशिप बनाने में? सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी पार्टनरशिप की? सबसे बड़ी दिक्कत थी कि आपके पास में होता था अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी हमेशा हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। प्लस यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना? देयर वॉज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। और कोई मैनेजमेंट का भी सेपरेशन नहीं था। नो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो। मैनेजमेंट भी कौन देखता था? पार्टनर्स देखते थे। अच्छा, कंपनी में क्या दिक्कतें थी पता है आपको? कंपनी में दिक्कत ये थी कि यहां पे लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा थी, प्लस सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का मतलब समझ रहे हो? हम हो सकता है कि कंपनी के ओनर हैं लेकिन मेरे हाथ में मैनेजमेंट ना हो। मेरे पास में 5% शेयर है, 2% शेयर है, तो क्या जरूरी है कि हम उसका मैनेजमेंट भी देख पाएंगे? नहीं। अगर हम डायरेक्टर हैं तब तो उसका मैनेजमेंट देख पाएंगे, हम बड़े शेयर होल्डर हैं तब तो हमारे हाथ में वो पावर होगी। लेकिन अगर हम 2% के ही शेयर होल्डर हैं तो जरूरी नहीं है कि मेरे हाथ में मैनेजमेंट भी हो। तो इन दोनों की ही समस्या को सुलझाते हुए एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाया गया जिसका नाम दिया गया एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या कहा गया कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर पार्टनरशिप जैसा ही होगा, बस यहां पर जो पार्टनर्स होंगे वो एक और पार्टनर अपॉइंट करेंगे जिसका नाम होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो जैसे अपनी कंपनी के अंदर में मैनेजमेंट कौन देखता था? डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वैसे ही यहां पे कौन से लोग देखेंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो अगेन एलएलपी के अंदर में जो कॉन्सेप्ट रखा गया, जो बेस रखा गया, वो किसकी तरह रखा गया? पार्टनरशिप की तरह। लेकिन अब यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की तरह। तो जो काम कंपनी के अंदर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं वही सेम टू सेम काम एक पार्टनरशिप या एलएलपी के अंदर में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स करते हैं।
अच्छा, अब आगे समझो, ध्यान से सुनना। एक एलएलपी के अंदर में पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के फायदों को थोड़ा थोड़ा मिला दिया गया। मतलब एक एलएलपी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी दिया गया, कहा गया कि इनका क्या होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, और इसको तो नाम से ही कहा गया क्या, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, इसके लिए एक एक्ट लाया गया ताकि इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को बनाया जा सके, और उस एक्ट का नाम कहा गया एलएलपी एक्ट 2008। एक्ट का नाम क्या दिया गया, एलएलपी एक्ट 2008। तो भाई जिन लोगों को पार्टनरशिप बनाने में दिक्कत होती थी क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी वाली दिक्कत है, तो उन लोगों को कहा गया कि एलएलपी बना लो। जिनको कंपनी बनाने में दिक्कत होती थी क्योंकि फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती थी, ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हो जाएगा, उन लोगों से कहा गया कि दोनों का एक हाइब्रिड फॉर्म बना लो, जिसको नाम क्या दिया गया, एलएलपी। एलएलपी कब से बनना चालू हुआ, एलएलपी एक्ट 2008 के आने के बाद से। तो अब पार्टनर्स तो रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ पार्टनर्स को क्या डिजिग्नेशन दे दिया जाता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो एक तरीके से ये कंपनी का ओनर भी है और कंपनी की मैनेजमेंट को भी संभालेगा। तो इसमें से कुछ पार्टनर्स, सम पार्टनर्स बिकम क्या, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अच्छा, इनको सेपरेट लीगल एंटिटी का भी एक दर्जा दिया गया, लिमिटेड लायबिलिटी रखी गई, और किस एक्ट में बनाया गया, एलएलपी एक्ट में। तो सर कंपनी और एलएलपी में फर्क क्या रह गया, सुनो ध्यान से, कंपनी और एलएलपी में फर्क क्या रह गया, फर्क अभी भी है। फर्क क्या है, एलएलपी आज भी बाय हार्ट क्या है, पार्टनरशिप है। तो यहां पे एक तरीके से मैनेजमेंट कौन देखता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, यानी जो ओनर है वही देख रहा है मेनली। लेकिन कंपनी के केस में मैनेजमेंट कौन देखता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी किसमें बनती है, कंपनीज एक्ट 2013 में। एलएलपी किसमें बनता है, एलएलपी एक्ट 2008 में। एक कंपनी और एलएलपी में और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, देखो एलएलपी के अंदर में मालूम है मिनिमम कितने लोगों को कहा गया, 2। सबसे अच्छी बात, इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं कही गई, नो लिमिट, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो लिमिट्स होती हैं कि नहीं होती हैं, एक प्राइवेट कंपनी में लिमिट्स होती हैं। बेसिक अगर आप हमसे समझो कि क्या अंतर है, तो अंतर केवल यही है कि एक कंपनी का मैनेजमेंट एकदम सेपरेट बॉडी होती है जो कि देखती है, जिसका नाम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन एलएलपी एक ज्यादा क्लोज स्ट्रक्चर है, पार्टनरशिप जैसा ही है, जिसका मैनेजमेंट देखने वाले कौन है, पार्टनर्स ही हैं। उसी पार्टनर में से कुछ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं जो कि मेनली उसको देखेंगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर पार्टनरशिप जैसा ही है। कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है जिसमें पूरा डिफरेंस हो जाता है, कंपनी पूरी तरीके से अलग और उसके शेयर होल्डर्स या मेंबर्स पूरी तरीके से अलग। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है कंपनी और एलएलपी के अंदर में। क्या ये अंतर आपको क्लियर है, इज दिस क्लियर, कम ऑन एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म, इज दिस क्लियर। नोट कर लिया इतना, ये कुछ चीजें नोट किया, ओके। सो चलिए इसके डिफरेंसेस को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, इट इज फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ लेकिन एलएलपी किसमें बनता है बताइए, अंडर एलएलपी एक्ट, बताइए अंडर एलएलपी एक्ट
2008। फिर इसके बाद नेक्स्ट, कंपनी और एलएलपी के अंदर में और क्या हमने इसको डिफरेंस बताया। इट इज मैनेज्ड बाय whom? इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और एलएलपी मैनेज करने वाला कौन? इट इज मैनेज्ड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। यहां पे कॉन्सेप्ट चलता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का। यहां पे मिनिमम एंड मैक्सिमम ऊपर हम लोगों ने लिख रखा है, अब लिख दें। यहां पे एलएलपी में मिनिमम कितने होंगे? 2, और मैक्सिमम कितने होंगे? इसकी कोई लिमिट नहीं होती। देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ एलएलपी। अच्छा, पार्टनरशिप में होता था, लेकिन एलएलपी में कोई भी लिमिट नहीं होती है। ओके, बाकी और हमने आपको ऐसे समझाया कि कंपनी में लीगल फॉर्मेलिटीज थोड़े ज्यादा होते हैं, एलएलपी में कंपैरेटिवली कम होते हैं। अच्छा, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर्स। लेकिन एलएलपी में जो ओनर्स हैं उनको क्या कहा जाता है? पार्टनर्स। ठीक है, नेक्स्ट, एक कंपनी और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या अंतर होता है, यह भी आपको बताया गया है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आप लोग जानते हैं क्या होता है? क्या होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? जब भी एक फैमिली बिजनेस होता है और वो कंटिन्यूड होता है ओवर जनरेशंस, जैसे आप इसको समझो कि एक्चुअल में होता क्या है। ये जो फैमिली बिजनेस होता है वो गवर्न होता है बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके थ्रू ये गवर्न होता है। इसका रजिस्ट्रेशन भी इनफैक्ट तो ऐसा भी कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो वो अगर हिंदूज हैं तो वो उससे गवर्न होगा, मुस्लिम्स हैं तो उनका अपना मोहम्मदन लॉ होता है, अपना रिलीजियस लॉ होता है, वो उससे गवर्न होता है। तो ये किससे गवर्न हो गया? हिंदू सक्सेशन एक्ट से। अगर मुस्लिम्स होते हैं तो उनका अपना फिर एक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे अपने अपने कुछ नहीं है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट होता है, इंडिया का जो लॉ है वो, तो अपने अपने रिलीजियस लॉज भी होते हैं। अब है क्या कि हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर में क्या होगा कि अगर कोई भी फैमिली बिजनेस है तो वो कैसे करके चलता है, वो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा कि जो भी मान लो 3 जनरेशन तक लिया जाता है, इसमें 3 जनरेशन तक जो भी लोग होते हैं उनको माना जाता है को पार्सनर्स। क्या माना जाता है? को पार्सनर्स। तो यहां पे कहा जाता है उस बिजनेस के जो भी हिस्सेदार हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको उसका हिस्सेदार माना जाता है। तो जितने भी हिस्सेदार हैं उनको को पार्सनर्स कहा जाता है। यहां पे एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो मैनेजमेंट संभालता है उसे कहा जाता है कर्ता ऑफ द फैमिली। और ये कर्ता कौन होता है? जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है। जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है उसको उस बिजनेस का क्या माना जाता है? कर्ता। और वही उस बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट संभालता है। ठीक है, लेकिन कंपनी में मैनेजमेंट संभालने वाला कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर में जो कर्ता होता है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब उसके पर्सनल असेट्स को क्लेम किया जा सकता है, लेकिन कंपनी में कभी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है। एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑप्शनल होता है। जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है बताओ? ऑप्शनल है। आप एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराओ या तो फिर आप चाहो तो मत कराओ, वो आपके ऊपर है। लेकिन एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हमेशा क्या होता है? कंपल्सरी। तो अ कंपनी, अब क्या लिखा हुआ है एक बार हम कंटेंट आपकी बुक का भी रीड करना चाहेंगे। अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस वेरिड या डाइवर्सिफाइड मेंबर्स, whereas a HUF will consist of homogeneous या फैमिली मेंबर्स। तो कंपनी में तो कोई भी मेंबर हो सकता है, लेकिन एक HUF के अंदर में केवल फैमिली मेंबर्स होते हैं। HUF के अंदर में अथॉरिटी किसके पास होती है? कर्ता के पास। कंपनी के केस में अथॉरिटी किसके पास होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, हाँ कह सकते हैं शेयर होल्डर्स के पास होती है, और शेयर होल्डर्स के बाद जो मैनेजमेंट देखते हैं अल्टीमेटली वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आप मेंबर बाय बर्थ बनते हैं।
कैसे बनते हैं? मेंबर बाय बर्थ। यानी से फॉर एग्जांपल एक और बच्चा पैदा हुआ तो वो भी उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हिस्सेदार हो जाएगा। लेकिन कंपनी में आप बाय बर्थ शेयर होल्डर नहीं बनते। कंपनी में शेयर होल्डर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। एक एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। उसमें जो मेल चाइल्ड होता है उसी को लिया जाता है। नहीं, दोनों लिया जाता है। ठीक है, दोनों को, गर्ल एज वेल एज बॉय। पहले ऐसा सिस्टम हुआ करता था कि ओनली द मेल चाइल्ड वर टेकन, अब दोनों को लिया जाता है। एग्जैक्ट हमको टाइम देखना पड़ेगा। ठीक है, सो आइए इसको लिख लेते हैं। एचयूएफ और कंपनी। एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन इज, बताओ क्या? ऑप्शनल। कंपनी का रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। इट इज मैनेज्ड बाय कर्ता। कर्ता कौन हुआ? एल्डेस्ट मेल मेंबर। और यहां पे इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहां पे मेंबरशिप बाय कैसे होता है? बर्थ। और इनको हम लोग क्या कहते हैं? को पार्सनर्स। यहां पे मेंबरशिप कैसे होती है? बाय शेयर होल्डिंग। और इनको हम लोग क्या बुलाते हैं बताइए? शेयर होल्डर्स। फिर उसके बाद एचयूएफ में होमोजीनियस मेंबर्स होते हैं। होमोजीनियस कैसे? केवल फैमिली मेंबर्स होंगे। लेकिन कंपनी के केस में कौन होता है? हेट्रोजीनियस। एनीबडी कैन बी ए मेंबर। एनीवन कैन बी मेंबर। चलो इसको जल्दी से लिख करके हमको डन बताना। यस, नहीं सारी नहीं पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है उनका हम बस खाली नाम बता देंगे। आवाज कट रही है क्या? ऐसा कुछ और भी हो रहा है क्या? शिप्रा, आर यू ऑल्सो फेसिंग द सेम इश्यू कि ऐसा कुछ आवाज कट रही है? ठीक है, सारी केस स्टडीज नहीं, जितना जितना हम आपको लिखवाएंगे बस उतना होगा। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद पढ़ते हैं। कंपनी और एलएलपी का हमने आपको लिखवाई दिया। आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक कंपनी बनाते हैं तो आप एक कॉर्पोरेट फॉर्म पे जा रहे हैं। कॉर्पोरेट फॉर्म का सिंपल सा मतलब होता है कि आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। क्या बॉडी कॉर्पोरेट शब्द का मतलब समझते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट शब्द का मतलब होता है कि आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो जैसे कंपनी को एक बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है। एलएलपी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है।
तो बॉडी कॉर्पोरेट एक जनरल टर्म है, कंपनी एक स्पेसिफिक टर्म है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब हो गया हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज के? डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, सबसे पहला, इसकी फॉर्मेलिटीज और एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अगर आप एक कंपनी चलाना चाहते हैं तो आपको हर साल बहुत से रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, कंपनी बनाने के अपने खर्चे होते हैं, आपको बोर्ड मीटिंग्स करनी होगी, तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। बहुत से कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स हैं जो कि अराइज कर सकते हैं। कैसे कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स अराइज कर सकते हैं? देखो, कंपनी का मालिक कोई और है और कंपनी के मैनेजमेंट कोई और देख रहा है, तो ऑब्वियसली उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स अराइज कर सकते हैं। हो सकता है कि डायरेक्टर्स, जैसे तुम समझो, अगर तुम किसी दुकान के मालिक हो लेकिन उसको चलाने वाला कोई और है, तो तुमको हमेशा लगेगा कि जो चला रहा है शायद वो अच्छा नहीं चला रहा है, तुमसे कुछ छुपा रहा है, तुमको सही बातें नहीं बता रहा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। ऐसे कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स अराइज कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ओनरशिप, कंट्रोल किसी और के हाथ में हो सकता है, ओनरशिप किसी और के हाथ में हो सकती है। हम लोगों ने सीखा जनरली उसके एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन उसका ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज के केस में होती है। एक कंपनी के ऊपर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, उसको कंप्लायंस से ज्यादा करने पड़ते हैं, उसको सोसाइटी के लिए भी ज्यादा कुछ करना पड़ेगा एज कंपेयर टू एन इंडिविजुअल, क्योंकि कंपनी इज जनरली अ बिगर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रखी गई है। आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे भी कि एक कंपनी को कौन कौन सी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। इनका टैक्स बर्डन ज्यादा होता है। एक कंपनी को जनरली, अगर छोटी कंपनी है तो कम से कम 25% का टैक्स देना है, और अगर बड़ी कंपनी है तो 30% का टैक्स देना है। अगर बाहर की कोई विदेशी कंपनी है तो 40% तक इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। तो आप समझ रहे हैं, अगर आपने मान लो 1 करोड़ रुपए कमाए, तो अगर जनरली आप एक 30% वाली कंपनी है, तो समझो 30 लाख रुपए तो सीधे सीधे आपको क्या भरना पड़ जाएगा? इनकम टैक्स। बहुत बड़ा बर्डन हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही करके यहां पे जो वाइंडिंग का प्रोसीजर्स होते हैं वो भी बहुत डिटेल होते हैं। मतलब कंपनी बनाना तो महंगा है ही, इसको बंद करना भी बड़ा महंगा है, और इसमें जो प्रोसीजर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस हो गए एक कॉर्पोरेट फॉर्म में जाने के, चाहे फिर वो आप कंपनी में जाएं, एलएलपी में भी जाएं, या कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाते हैं। हर एक फॉर्म में आपको जहां भी एक कॉर्पोरेट फॉर्म होगा ये डिसएडवांटेजेस आपको दिखाई देंगे। क्या ये क्लियर है? इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजेस, जैसे ही आप इसको नोट कर लें, प्लीज टेल मी डन। थर्ड पॉइंट फिर से बता दें, सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ओनरशिप। हो सकता है कि आप एक ओनर हो लेकिन आपके हाथ में कंट्रोल ना हो। जैसे मान लो आपने किसी एक कंपनी के 2% शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। आज ही हम देख रहे थे कि राकेश झुनझुनवाला ने टाटा मोटर्स के अंदर में अपना स्टेक बढ़ा लिया। उनके पास में मान लो टाटा मोटर्स के 2% शेयर है। तो क्या जरूरी है कि राकेश झुनझुनवाला टाटा मोटर्स को कंट्रोल भी करते हो? नहीं, मेनली कंट्रोल तो उसका कहीं ना कहीं रतन टाटा, उसके जो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनके हाथ में होगा। तो आपके पास ओनरशिप तो है, 2% स्टिल एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन आपके हाथ में हो सकता है उस कंपनी का कंट्रोल ना हो, आप उसकी डिसीजन मेकिंग ना कर पाए। तो ये एक एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है कि आप मालिक तो हैं, समझो आप किसी बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन आपके हाथ में उसका कंट्रोल नहीं है। डन? हो गया? चलिए नेक्स्ट।
अब देखो हम लोगों को क्या सीखना है यहां से। हम आपको सिखाएंगे, ये जर्नी ऑफ कंपनीज एक्ट वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग मेन जो अपना कंपनीज एक्ट है वहां से शुरू कर रहे हैं। कंपनीज एक्ट किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? तो आप कहेंगे सर कंपनीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, मतलब क्या कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा? अच्छा, कंपनीज में भी बहुत सारी कंपनी होती है। बताओ, जैसे एक बैंक क्या कंपनी होता है? एक बैंक क्या कंपनी होता है? यस, कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। बैंक्स कॉर्पोरेट या कंपनी फॉर्म में हो सकते हैं, होते भी हैं जनरली कंपनी फॉर्म में हो सकते हैं। इसका मतलब अगर पीएनबी है तो पीएनबी लिमिटेड होगा, अगर इंडियन बैंक है तो इंडियन बैंक लिमिटेड होगा। इसका मतलब इनको किस फॉर्म में बनाया जाता है? कंपनी के फॉर्म में बनाया जाता है। तो ये एकदम कहना बिल्कुल सही है कि एक कंपनी के ऊपर में कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। कंपनीज एक्ट किसके ऊपर अप्लाई करेगा? कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज के ऊपर अप्लाई करेगा। अच्छा सर, लेकिन कौन सी कंपनीज के ऊपर अप्लाई करेगा? ये उन कंपनीज के ऊपर अप्लाई करेगा जो कि इनकॉर्पोरेट हुए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। और सर इससे पहले इनकॉर्पोरेट हुए थे तो क्या उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा? उनके ऊपर भी अप्लाई करेगा। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ये अप्लाई करेगा कंपनीज पे। कौन सी कंपनीज? जो कि इनकॉर्पोरेट हुए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उससे पहले 1912 भी था। तो फिर ये अलग अलग जो कंपनीज एक्ट हैं, जिस भी कंपनीज एक्ट में आप बने हैं उसके ऊपर में वो कंपनीज एक्ट 2013 ही अब अप्लाई करेगा। मतलब पीछे वाले कंपनीज एक्ट नहीं अप्लाई करेंगे, अब आपके ऊपर में भी कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई करेगा। बट अब सुनना, अब क्या कहा गया? कुछ स्पेसिफिक लॉज होते हैं और कुछ जनरल लॉज होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 एक जनरल लॉ है सभी कंपनियों के लिए, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किसके लिए बनाया गया है? केवल बैंकिंग की कंपनियों के लिए। इंश्योरेंस एक्ट किसके लिए बनाया गया है? आईआरडीए एक्ट किसके लिए बनाया गया? 1999। आईआरडीए एक्ट किसके लिए बनाया गया होगा? या इंश्योरेंस एक्ट किसके लिए बनाया गया होगा? इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। वैसे ही करके और भी बहुत से ऐसे स्पेसिफिक लॉज होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए बनाए गए होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर में उनके अपने रिस्पेक्टिव एक्ट अप्लाई करते हैं। कोई भी अगर ऐसी कंपनी है जो कि किसी स्पेसिफिक एक्ट के अंडर में बनी हो, कोई अगर ऐसी कंपनी है जो कि किसी स्पेसिफिक एक्ट के अंडर में बनी हो, तो उसके ऊपर वो स्पेसिफिक लॉ अप्लाई करता है। कंपनीज एक्ट बाद में अप्लाई करेगा, पहले क्या अप्लाई करेगा? उनका स्पेसिफिक एक्ट। तो जैसे अगर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके ऊपर पहले क्या अप्लाई करेगा? इंश्योरेंस एक्ट। और कौन सा एक्ट? आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। बैंकिंग कंपनीज है तो उनके ऊपर पहले क्या अप्लाई करेगा? बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो उनके ऊपर क्या अप्लाई करेगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। अगर कोई और स्पेशल एक्ट में बनाई गई कंपनी है तो उसके ऊपर वो स्पेशल एक्ट पहले अप्लाई करेगा और जो हमारा जनरल एक्ट है वो बाद में अप्लाई करेगा। ठीक है, such body corporate incorporated under by any act for the time being in force as CG may by notification specify in this behalf। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और भी कंपनी का नाम बताता है तो उसके ऊपर में भी वो एक्ट पहले अप्लाई करेगा और कंपनीज एक्ट बाद में अप्लाई करेगा। इसका मतलब फिर से समझो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं करेगा, कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा, लेकिन जहां पे स्पेसिफिक एक्ट अलग बात कहेगा और हमारा एक्ट अलग बात कहेगा तो हम अपने स्पेसिफिक वाले एक्ट की बात पहले मानेंगे, कंपनीज एक्ट की बात बाद में मानेंगे। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल, बहुत सारे केसेस में हो सकता है, बिल्कुल बहुत सारे केसेस में हो सकता है।
जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि आप एक कोई एनबीएफसी है, ठीक है, या आप अगर कोई एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, या आप कोई अगर लिस्टेड कंपनी है, तो आपके ऊपर और भी तो बहुत ढेर सारे कंपनीज या सेबी के रेगुलेशन, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अब इसके आए दिन कुछ न कुछ रेगुलेशन आते रहते हैं। अब अगर सेबी का रेगुलेशन आ गया कि भैया आपको हर 3 महीने पे अपनी बैलेंस शीट बनानी है, आप लिस्टेड कंपनी हो, लिस्टेड कंपनियों के ऊपर में सेबी का रेगुलेशन लागू होता है, तो हर 3 महीने में आपको अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनानी है और हमको जमा करना है। कंपनीज एक्ट कहता है कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाए तब बनाना है, जबकि सेबी का रेगुलेशन कहता है कि नहीं, हर 3 महीने पे बना के देना है। तो हमारे लिए तो सेबी का नियम ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि कंपनियां तो ढेर सारी हैं, लेकिन हम कौन सी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनियों के ऊपर में स्पेसिफिकली सेबी के नियम कायदे लागू होते हैं। एलओडीआर, सेबी एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस, तो हमको वो रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात कही गई कि अगर कोई स्पेसिफिक एक्ट किसी कंपनी के ऊपर लागू होता है तो आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, except in so far as the said provision are inconsistent with the provisions of Banking Regulations Act. तो ये सब कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 1 में। कहां लिखा हुआ है बताइए, सेक्शन 1 में लिखा हुआ है। सेक्शन 1 बात करता है एप्लीकेबिलिटी के बारे में। एप्लीकेबिलिटी किसकी बताओ, एप्लीकेबिलिटी किसकी, कंपनीज एक्ट 2013 की। इसके अंदर में बट करके क्या लिखना है हमको, बट इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विथ Banking Regulations Act, Banking Regulations Act 1949, for which company, for banking company, या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, for which company, electricity company, या फिर बताओ इंश्योरेंस एक्ट 1938, नहीं 1938, एंड IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आपको नहीं फुल फॉर्म याद है तो फिर आप इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA एक्ट 1999, फॉर विच कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, या फिर एनी अदर कंपनी नोटिफाइड बाय, एनी अदर कंपनी, any other company notified by CG in this behalf. Then, अब इसके बाहर से लिखना then the specific acts will apply ओवर कंपनीज एक्ट। इसमें एक बात को हाईलाइट करना है, अगर ये क्या है बताओ, ये कब करना होगा, जहां पे हम इनकंसिस्टेंट है। क्या है हम, इनकंसिस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग कंपनी अगर है, विल प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट, वो अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाएगा,
विल प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको मालूम है, कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट दिया हुआ है कि कंपनी को बैलेंस शीट कैसे बनानी है। लेकिन एक बैंकिंग कंपनी है तो वो बैलेंस शीट कैसे बनाएगा? इट विल प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। वो किसके हिसाब से बनाएगा? क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी दिया हुआ है और कंपनीज एक्ट में भी दिया हुआ है। तो हम किसकी बात मानेंगे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की मानेंगे, नॉट एज पर कंपनीज एक्ट। समझ गए? तो हमको कंपनीज एक्ट की तो बात माननी है, लेकिन जहां पे कंपनीज एक्ट कोई और बात कहेगा और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कोई और बात कहेगा, तो हम किसको वेटेज ज्यादा देंगे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को। ये बातें लिखी हुई हैं कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 1 में। और सेक्शन नंबर 1 किस बारे में बात करता है? कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। बताओ क्या ये क्लियर हुआ? एवरीबडी प्लीज कंफर्म, क्या ये क्लियर हुआ? हाँ, सीजी। सीजी का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कम ऑन, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 बात करता है इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में। इसमें कहा गया कि कंपनीज एक्ट 2013 विल बी एप्लीकेबल टू होम? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। बट इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विथ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 फॉर बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस एक्ट IRD एक्ट फॉर इंश्योरेंस कंपनी, या कोई भी और अदर कंपनी नोटिफाइड बाय सीजी, तो उनका स्पेसिफिक एक्ट अप्लाई करेगा ओवर दी कंपनीज एक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको एक एग्जाम्पल लिखा दिया। क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट। देखो, हम आपसे कह रहे थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, ये कहां पे लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट में और कंपनीज रूल्स में। तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 464, किस में लिखा हुआ है? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कोई भी ऐसी एसोसिएशन या पार्टनरशिप जिसमें मोर देन सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हो shall carry on business for its object of acquisition of gain या by association या partnership or by individual unless it is registered by a company। तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 में लिखा हुआ है कि आप किसी भी ऐसे एसोसिएशन या पार्टनरशिप को नहीं चला सकते जिसमें प्रिस्क्राइब्ड नंबर यानी 100 से ज्यादा लोग हों। 100 से ज्यादा लोग वाले कोई भी ऐसी एसोसिएशन या पार्टनरशिप नहीं चल सकती है, ऐसा लिखा हुआ है किसमें? कंपनीज एक्ट। अगर वो कंपनी के फॉर्म में ना हो तो सिंपल सी बात इन्होंने कहा कि अगर 100 से ज्यादा लोग हैं आपके यहां पे, तो आपको किस फॉर्म में बनाना पड़ेगा? कंपनी के फॉर्म। फिर इसके बाद रूल 10 लाया गया, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। इसमें कहा गया कि भाई 100 की नहीं, कितने की लिमिट होगी? 50 की। तो सेक्शन 464 में कितने की लिमिट कही गई? 100 की। और कंपनीज मिसलेनियस रूल्स के रूल 10 में कितने की लिमिट कही गई? 50 की। तो हम लोग किसकी मानते हैं लिमिट को? कौन से लिमिट को मानते हैं? 50 की लिमिट को मानते हैं। हम लोग किसकी लिमिट को मानते हैं? 50 की लिमिट को मानते हैं। ठीक है, चलो तो एक नोट दे करके इसको भी, हम लोगों ने पार्टनरशिप वाला लिखा था ना, ऊपर ये लिखा था ना पार्टनरशिप की लिमिट्स वगैरह, वहीं पे ऐड कर लीजिए। HUF कंपनी लिखा था, LLP लिखा था, जहां पार्टनरशिप लिखा था 100 एज पर कंपनीज एक्ट लिखा हुआ है। अरे पार्टनरशिप में लिखवाएं मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100 एज पर कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, कौन सा? 464। और कंपनीज रूल्स लिखा हुआ है, तो यहां पे आप मेंशन कर दीजिए, इस रूल का पूरा नाम है कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। मिसलेनियस,
आप लोग भी कहीं पे एरो एरो कुछ बना करके अगर जगह ना हो तो लिख सकते हैं कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2000 क्या 14। वंस अगेन सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग क्या है, कितने की लिमिट है 100 की, और रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स। अच्छा, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स का मतलब देखो बहुत ढेर सारे रूल्स बनते रहते हैं, उसमें से एक रूल है कंपनीज मिसलेनियस रूल। जैसे इनकॉर्पोरेशन के रूल्स बनते हैं, ऑडिट के रूल्स बनते हैं, अकाउंट्स के रूल्स बनते हैं, तो वैसे ही करके मिसलेनियस रूल्स हैं कुछ 2014 में बने हुए। इनके अकॉर्डिंग क्या लिमिट है 50 की। ठीक है, ये है कंपनीज एक्ट 2013 का और नीचे है रूल्स का। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग ने। डन। चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब इसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी, अब हम लोगों को अलग अलग टाइप ऑफ कंपनी के बारे में सीखना है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, क्या क्या होती है हर एक चीज। आप लोग को मालूम है प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, वन पर्सन कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, हम लोग कहते हैं जनरली, हम लोग ऐसा कहते हैं कि जब कुछ जान पहचान के लोग या कुछ नोन पीपल अगर आपस में मिलकर के कंपनी बनाते हैं तो उसे प्राइवेट कंपनी कहते हैं। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दो एकदम अनजान लोग, तीन एकदम अनजान लोग मिलकर के भी क्या बना सकते हैं, प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी क्या प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिएगा। अब हम लोगों को डेफिनेशन से मतलब है, देखो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतना हो जितना प्रिस्क्राइब्ड किया गया। आज के समय में एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए बताइए मिनिमम कितना पेड अप कैपिटल चाहिए, मिनिमम कितना पेड अप कैपिटल चाहिए। द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट इज निल। पहले एक समय हुआ करता था जब मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए होते थे एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए, और 5 लाख रुपए चाहिए होते थे पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। लेकिन आज के समय में ऐसी कोई भी मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कितना, निल। तो कहा गया प्राइवेट कंपनी मींस क्या, एक ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल उतना हो जितना प्रिस्क्राइब किया गया। और कितना प्रिस्क्राइब्ड है आज के समय में, निल। मतलब आप जीरो पेड अप कैपिटल से भी कंपनी बना सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी किसे कहा गया, जो इन कुछ फीचर्स को पूरा करे। कौन से फीचर्स, वो रिस्ट्रिक्ट करे राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी में बेसिक अंतर क्या होते हैं ये समझिए। एक प्राइवेट कंपनी अपने राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करती है। शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करती है। रिस्ट्रिक्ट करती है का मतलब रोक टोक लगाती है उस पर। इट इज नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है। ठीक है, ये पब्लिक इश्यू नहीं कर सकता है, कैन नॉट मेक अ पब्लिक इश्यू। ये पब्लिकली अपने शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकता है। इसका मतलब सर हम लोग जो भी सुनते हैं कि इस कंपनी का आईपीओ आया है, सुनते होगे ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये वो, तो वो सारी की सारी क्या पब्लिक कंपनीज होती हैं? जी हां, वो सारी की सारी कंपनीज कैसी होती हैं, पब्लिक कंपनी होती हैं। तो एक प्राइवेट कंपनी के दो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, वो अपने शेयर्स के ट्रांसफर के राइट को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो सुनो मेरी बात को,
आपने सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स बिकते हैं, फ्रीली बिकते हैं या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? फ्रीली बिकते हैं। आप अगर चाहें तो उसको खरीद सकते हैं, आप जिसको चाहें उसको बेच सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनियों के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होते हैं। शेयर्स किसके लिस्ट होते हैं? पब्लिक कंपनीज के। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, और ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऊपर, या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, एओए। एओए का पूरा नाम हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये एक तरीके से कंपनी की रूल बुक होती है, जिसमें लिखा जाता है कि कंपनी को कैसे कैसे रन किया जाएगा। तो एक प्राइवेट कंपनी में शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, और वो पब्लिक इश्यू नहीं कर सकता है। आपको मालूम है कि एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने शेयर होल्डर्स होने चाहिए? मिनिमम शेयर होल्डर्स कितने होने चाहिए? 2। और मैक्सिमम कितने शेयर होल्डर्स हो सकते हैं? 200। एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, क्या आपको पता है? मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं उस कंपनी में? 20, सॉरी 15। हालांकि इस 15 की लिमिट को इट कैन बी इंक्रीज्ड, अगर हम चाहें तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। एक रेजोल्यूशन पास करके, अब ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप इस लिमिट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। चलो भाई, तो एक प्राइवेट कंपनी क्या होती है? सर हम लोग तो मानते थे प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसके अंदर में कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स या क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल कंपनी बनाए। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी लोग कंपनी बना सकते हैं। मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। वो अपने ट्रांसफरेबिलिटी के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है और पब्लिक इश्यू नहीं कर सकता है। मिनिमम इसमें 2 डायरेक्टर होते हैं चाहिए। मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए बताना? मिनिमम कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट है इसमें? इट इज निल। कोई भी मिनिमम कैपिटल अब इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड नहीं। मैक्सिमम तो जितना लगाना है उतना लगाओ, मैक्सिमम कैपिटल की लिमिट क्यों हम लोग लगाएंगे? क्या ये क्लियर हुआ? प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर्स को मार्केट में ले नहीं जाती, ये शेयर्स इशू करती हैं थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या? हमको अगर पैसा चाहिए तो हम कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोगों को कांटेक्ट करेंगे। दे डू नॉट इशू प्रोस्पेक्टस, दे कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस, क्योंकि प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक पब्लिक इन्विटेशन होता है, ठीक है? तो दे कैन नॉट इश्यू प्रोस्पेक्टस बिकॉज दिस इज द पब्लिक इन्विटेशन। तो ये क्या करेंगे? दे इश्यू शेयर्स थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। ये प्राइवेट प्लेसमेंट करती हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ही शेयर्स इश्यू करेंगे। इज इट डन? In the live session, please confirm, is it done? Okay. अच्छा,
अब हम आते हैं डेफिनेशन एज पर कंपनीज एक्ट। डेफिनेशन एज पर डेफिनेशन एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की क्या डेफिनेशन है? देखिए, ये डेफिनेशन आपको दी हुई है कंपनीज एक्ट में। प्राइवेट कंपनी मींस क्या? अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब्ड कितना है? निल। एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट करता हो राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, क्योंकि ओपीसी में तो एक ही लोग होते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। और थर्ड, प्रोहिबिट करे कोई भी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। मतलब कोई भी पब्लिक इशू नहीं कर सकता है, न तो पब्लिक से पैसा डिपॉजिट्स के रूप में रेज कर सकता है, न तो शेयर्स इशू कर सकता है। कोई भी सिक्योरिटी ये पब्लिक को इशू नहीं करेगा। तो 3 कंडीशंस लगाई गई, बताओ क्या क्या? रिस्ट्रिक्ट करे राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, ओपीसी को छोड़ करके रिस्ट्रिक्ट करे नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, और कोई भी इन्विटेशन पब्लिक को न दे टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। सर ये जो बीच में लिखा हुआ है ये क्या है? ये आपको नंबर ऑफ मेंबर्स की काउंटिंग बताई गई है। क्या बताया गया है कि अगर मान लो 2 लोग हैं और 2 लोग मिलकर के कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं, इनको हम लोग कहते हैं जॉइंट शेयर होल्डर्स। तो ऐसे जॉइंट शेयर होल्डर्स को हम 200 की जब गिनती गिन रहे होंगे तो इनको 2 नहीं मानेंगे, इनको 1 मानेंगे। पहली बात। दूसरी बात कहा गया कि देखो एक कंपनी कई बार अपने इंप्लॉइज को शेयर इश्यू करती है, इंप्लॉइज को शेयर इश्यू करती है, इसको हम लोग नाम देते हैं ईसॉप्स। तो अगर कंपनी अपने इंप्लॉइज को शेयर इश्यू कर रही है तो ऐसे इंप्लॉइज भी तो शेयर होल्डर बन गए, यस और नो? अगर कंपनी अपने इंप्लॉइज को शेयर्स दे रही है तो ऐसे इंप्लॉइज भी शेयर होल्डर्स बन गए। इन इंप्लॉइज को भी हम कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स की गिनती में नहीं लेंगे। तो 2 बातें कही गई। पहला कि जो जॉइंट शेयर होल्डर्स होंगे हम उनको 1 मानेंगे, और जो इंप्लॉइज को शेयर्स दिए जा रहे हैं उनको हम लोग अपनी गिनती के अंदर में नहीं लेंगे। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है कि where 2 or more person are holding the share they will be treated as single member। और जो लोग एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी में थे या वो शेयर होल्डर्स जो कि शेयर होल्डर तब बने जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे, जैसे मान लो आज इसको शेयर मिल गया, कल इसने नौकरी छोड़ दी, तो क्या अब इसको हम 200 की गिनती में ले लेंगे? नहीं, क्योंकि ये भी शेयर होल्डर कब बना था? जब वो एम्प्लॉय में था। तो अगर आपको एम्प्लॉय होने के हैसियत से कभी कंपनी के शेयर्स दिए जाएं तो आपको नंबर ऑफ मेंबर्स की काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये तो एक बड़ी आम सी बात है कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स देती है, अगर उनको वो 200 की गिनती में गिनने लगे तब तो ऐसे उसके नंबर ऑफ मेंबर्स बड़ी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो एम्प्लॉइज को नंबर ऑफ मेंबर्स की गिनती में नहीं लिया जाता, भले ही उनको कंपनी के शेयर्स इनाम के रूप में, ईसॉप के रूप में दे दिए जाए। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो अब देखो कंप्लीट डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बन गई। क्या कि अ प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग सच मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड व्हिच बाय इट्स आर्टिकल्स 3 चीजें करता हो। रिस्ट्रिक्ट करे राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, लिमिट करे नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 एंड प्रोहिबिट करे इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। आइए लिख लेते हैं। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, which has such minimum paid up capital
as may be prescribed and which by its articles, तीन चीजें करता हूं. कौन सी तीन चीजें? restricts the right to transfer its shares, दूसरा क्या बताओ? limits the number of members to limits the number of members to 200. तीसरा बताओ? does not issue any securities to public. लेकिन पॉइंट नंबर 2 के लिए एक नोट है. This will be except OPC. दूसरा नोट, joint shareholders will be counted as joint shareholders will be counted as one, है कि नहीं? और तीसरा क्या? employees and shareholders who were allotted shares as employees will not be included. In limit of 200. 200 की लिमिट में हम लोग इनको इंक्लूड नहीं करेंगे. समझ गए यहां तक? बोलो भाई, कम ऑन, गिव मी अ फाइनल यस एंड आई लीव योर क्लास. गिव अ फाइनल यस अगर यहां तक क्लियर हो गया हो तो. ये भी हम लोगों ने सीखा प्राइवेट कंपनी के लिए. इनफैक्ट इसका सेक्शन नंबर भी आप लिख सकते हैं. इट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 68. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू सो मच, बाय बाय.